आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था और बड़ा ही अच्छा एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। जिसने भी उसको पार्ट 1 को नहीं देखा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में वहां पे बात कही गई थी, तो एक बार वह प्ले लिस्ट में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख ले। बड़ा ही शानदार मैंने यहाँ पे समझाया था एक स्टोरी के माध्यम से। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हुए सम्राट अशोक के बारे में, जो कि काफी एक महान शासक हुआ करता था। पूरे भारत में सबसे महान शासक कौन हुआ करता था? सम्राट अशोक, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक है जो मौर्य वंश चला था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। उसी में जो सम्राट अशोक का जो समय रहता है, इनका जो समय जन्म से 273 से 232 ईसा पूर्व रहता है। अगर बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका जो शासनकाल मौर्य वंश पर रहा था वह रहा था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा था? 269 से 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। 269 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व तक इनका क्या रहा था? इस मौर्य साम्राज्य पर इनका जो शासनकाल रहा था। ठीक है, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कुछ और बातें। ये जो है सबसे महान शासक हुआ करते थे। देखो, अशोक के बारे में बात करते हैं तो अशोक का नाम अशोक कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो वह मिलता है मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम एक मात्र दो अभिलेख हैं, एक तो मास्की और एक गुर्जरा, जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आ जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इनके राज्याभिषेक के बारे में कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखो, 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके राज्याभिषेक से पूर्व ये अवंती के राज्यपाल थे। इनके राज्याभिषेक से पूर्व ये अवंती के क्या थे? राज्यपाल। राज्याभिषेक से पूर्व ये अवंती के राज्यपाल थे। अब देखो, इनके माता और पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके जो पिता हैं बिंदुसार, और इनकी जो माता है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो इनकी माता है, और पिता कौन है? बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार के ये क्या थे? उत्तराधिकारी। कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं तो देखो, कलिंग युद्ध इनके जो राज्याभिषेक से बारे में बात करते हैं तो राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग की एक राजधानी है तौसली, वहां पर इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। तो यही इनके जीवन में सबसे बड़ा या फिर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वह रहने वाली है। कलिंग का जो युद्ध है, शासन के लगभग 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी
तोसली। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली पर इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था, जहां पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त। ये जो युद्ध है इनके जीवन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो युद्ध है इनके जीवन में एक ऐसा मार्ग प्रदान करने वाला है, यानी ऐसा मोड़ लाने वाला है जिससे इनका जो स्वभाव है कतई ही इस युद्ध जो विधि है, युद्ध जो परंपरा है, इन सभी को यानी कि ये त्याग देंगे और एक धर्म को अपना लेंगे इस युद्ध के बाद। ठीक है। अब एक है डियोनिसियस। एक नामक एक राजदूत है जो कि मिस्र से आया था। मिस्र का एक राजा है प्लिनी द्वितीय, तो उन्होंने इसको भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत आया था अशोक के दरबार में। यानी पाटलिपुत्र में। ठीक है। इनके दरबार में एक वो राजदूत आया था पाटलिपुत्र में। वह कौन था? तो वह था डायनीसियस। ठीक है। जो कि मिस्र का था। उपगुप्त था। यह बौद्ध भिक्षु था। जिसने सम्राट अशोक को क्या दी थी? बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो एक तरह से ये इनकी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा देने वाले गुरु भी कौन है? उपगुप्त है। ठीक है। अब देखो शासन के 14 वर्ष बाद अगर बात करते हैं तो इन्होंने धम्म महामात्रा नामक संस्था की स्थापना की। धम्म महामात्रा नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने। कब की थी? इनके जो शासनकाल यानी कि 269 ईसा पूर्व के लगभग 14 वर्ष बाद इन्होंने की थी। कर्ज, चौपार और सुदामा विश्व झोपड़ी ये क्या थी कि अशोक के द्वारा एक आजीविकों को रहने के लिए बड़बड़ा नामक जो पहाड़ी है उसमें गुफाएं बनाई गई थी। और उन 4 गुफाओं का नाम है, एक का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और चौथे का नाम है विश्व झोपड़ी। ठीक है। क्या है? विश्व झोपड़ी। तो ये क्या थी? ये गुफाएं थी। अशोक द्वारा बड़बड़ा नामक पहाड़ी में आजीविकों के लिए 4 गुफाएं। वो 4 गुफाएं कौन कौन सी है? एक बार फिर से मैं रिवाज कर देता हूं। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अब देखो ये जो नागार्जुन जो गुफा है यह भी आजीविकों के लिए एक स्थान है रहने के लिए। अब जो नागार्जुन जो गुफा है यह किसने बनाई थी? तो सम्राट अशोक के जो पौत्र थे यानी कि पोता थे वह थे दशरथ। कौन थे? दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तो आजीविकों के लिए पौत्र दशरथ ने बनवाए। आजीविकों के रहने के लिए
इनके जो अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ने इसको बनवाया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मखली गोसाल है, मखली गोसाल एक व्यक्ति है जिन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। जो इनके सातवां शिलालेख के बारे में बात करते हैं जिसमें आजीविक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आजीविक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वह मिलता है सातवें शिलालेख में। आगे हम बात करेंगे कि जो इनके जो कुल 14 शिलालेख हुए थे उनमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है वह भी सातवां शिलालेख ही होने वाला है। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो इनके सम्राट अशोक के एक पुत्र थे, उसका नाम था मेंदर, और इनकी एक पुत्र थी, उसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहां पे भेजा था? श्रीलंका में। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। अब देखो इनके स्तूपों के बारे में बात करते हैं तो इनके स्तूप लगभग, कुल स्तूपों के बारे में बात करते हैं तो लगभग 84,000 इनके स्तूपों की जो संख्या है गिनने में आ रही है। तो इनके जो कुल जो स्तूप है, कुल स्तूपों की संख्या 84,000 है। कितनी है? 84,000। ठीक है, कुल स्तूपों की संख्या कितनी है? 84,000। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे एक बात और लिख देता हूं। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह था सम्राट अशोक। आगे हम बढ़ते हैं तो देखो सम्राट अशोक के बारे में बातचीत चल रही थी, इनके बारे में बात करेंगे तो इनकी जो शिलालेख है, एकमात्र ये सम्राट अशोक ऐसे शासक हैं पूरे भारत के अंदर हुए थे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों का प्रयोग किया, शिलालेखों के माध्यम से अपनी बात जो कि अपने प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास किया। एकमात्र ये ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों का उद्धार किया या फिर विकास किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने अपनी बात शिलालेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का क्या किया? कार्य किया। तो देखो इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी जो शिलालेखों की जो लिपियां हैं वह लिपियां 4 लिपियां प्रमुख हैं, जिनमें से जो ब्राह्मी लिपि है, दूसरी लिपि है खरोष्टी, और तीसरी है ग्रीक, और चौथी है अरमाई। ये क्या है? ये शिलालेख की लिपियां हैं, शिलालेखों की ये क्या है? लिपियां है। ठीक है, अब देखो इनके शिलालेखों के बारे में बात करते हैं तो इनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अभिलेख, और दूसरा है स्तंभ लेख, और जो तीसरा होगा वह होगा गुफालेख। क्या होगा? गुफालेख। इनके जो अभिलेखों को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अभिलेख, ठीक है, दूसरा है स्तंभ लेख, और
तीसरा है गुहालेख। ये क्या है? अभिलेखों का वर्गीकरण। अभिलेखों का 3 प्रकार से विभाजन। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे कि सम्राट अशोक के जो कुल अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो 14 हुए थे, और स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं तो वह हुए थे 7, और गुहा लेख के बारे में बात करते हैं तो यानी 1-2 हुए थे। इन्हीं के बारे में जानकारी है लगभग। तो हम बात करेंगे कि इनके जो अभिलेखों की जो खोजने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है वह जाता है पादरेटी पेंतलर। पादरेटी पेंतलर को जाता है, जो कि 1750 में इन्होंने सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं कुल 14 उनको खोजने का इन्होंने क्या किया था? श्रेय प्राप्त किया था। किसने किया था? तो वह किया था पादरेटी पेंतलर ने। तो 1750 में अभिलेखों को खोजा था। 1750 में इन्होंने अभिलेखों को खोजा था। आगे जो हमारे एक और नाम आपको दिख ही रहा होगा, जेम्स प्रिसेप। जो जेम्स प्रिसेप हैं, इन्होंने ये जो अभिलेख खोजे गए थे कुल 14 अभिलेख थे। इन अभिलेखों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कुल 14 अभिलेख थे। इन अभिलेखों का जो प्रथम बार जो इनका अध्ययन जो किया था, किसने किया था? वह किया था जेम्स प्रिसेप ने, और यह किया था 1837 में। 1837 में इन्होंने इन जो 14 जो अभिलेख हैं इनका क्या किया था? इनका अध्ययन किया था, यानी कि अभिलेखों का अध्ययन किया था या फिर पढ़ा था। ठीक है, बात एक ही है कि सबसे पहले इनके जो अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो वह पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। अब हम इनके जो कुल 14 अभिलेख हैं उनके बारे में हम एक एक बात यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं कि कौन से अभिलेख में क्या बात कही गई है और कौन से में क्या है। तो सबसे पहले जो पहला जो अभिलेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो पशु बलि है उसकी क्या कही गई है? पशु बलि है उसकी क्या कही गई है? यहाँ पे निंदा करी गई है। और जो दूसरा जो अभिलेख है इसमें मनुष्य प्लस पशु उपचार की बात यहाँ पे की गई है कि मनुष्य और पशु का उपचार यानी कि हो, उसकी बात यहाँ पे कही गई है। और तीसरे अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अधिकारियों को क्या किया था? आदेश दिया था। अधिकारियों को यहाँ पे इन्होंने आदेश दिया था। अधिकारियों को इन्होंने यहाँ पे आदेश दिया था। और जो चौथा जो यानी कि अभिलेख था, यह जो चौथा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया था? इन्होंने बेरी घोष को त्याग करके धम्म को अपनाया था। किसका? यहाँ पे इन्होंने बेरी घोष का त्याग और धम्म को अपनाया। ठीक है, जो पांचवा जो शिलालेख है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें महामात्रों की जो धम्म के महामात्र हैं, महामात्रों की क्या की थी? यहाँ पे नियुक्ति के बारे में बात यहाँ पे कही गई है। जो छठवां जो शिलालेख है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की यहाँ पे बात कि जो भी व्यक्ति आत्मनियंत्रण हो सभी संसार में। जो 7वां अभिलेख है उसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। जो 8वां जो शिलालेख है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी वही तीर्थ यात्राओं का क्या है? उल्लेख।
तीर्थ यात्राओं का क्या है उल्लेख। और जो नवा जो शिलालेख है इसके अंदर बात कही गई है कि सच्ची बात कहनी चाहिए और सच्चाई क्या है कि उनको कर्तव्य को निभाना चाहिए, यानी सच्ची बात और सच्चे कर्तव्य, सच्ची बात कहनी चाहिए और सच्चे ही क्या हो शिष्टाचार। हम 10वें के बारे में बात करते हैं। जो 10वां जो शिलालेख है इसमें जो यानी कि अशोक के क्या है आदेश है, अशोक के आदेशों के बारे में बात यहाँ पे कही गई है। और जो 11वां जो शिलालेख है इसमें धर्म को अपनाना। देखो ये जो चौथा जो अभिलेख है यहाँ पे धर्म को अपनाना और जो धर्म की जो व्याख्या है कहाँ पे की गई है, वह की गई है 11वें अभिलेख में। धर्म की व्याख्या जो इन्होंने धर्म अपनाया था उसकी व्याख्या कहाँ की गई है 11वें अभिलेख में, ठीक है। अब देखो 12 जो अभिलेख है इसमें स्त्रियों को सम्मान देने की यहाँ पे बात कही गई है, स्त्रियों को सम्मान देना। जो 13वां अभिलेख है इसके अंदर जो कलिंग युद्ध हुआ था, कहां पे, कलिंग की राजधानी तोसरी में सन ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसका उल्लेख है यहां पे मिलता है 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग जो युद्ध है उसका वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है। और जो 14 जो है यानी कि शिलालेख है इसमें मिलता है कि धम्म को अपनाओ और जीवन अच्छे से व्यतीत करो। व्यतीत करो यानी कि इन्होंने अपने जो धर्म है इसी के बारे में इन्होंने बात यहाँ पे कही गई है। तो ये जो अशोक के 14 शिलालेख हैं इनके अंदर यानी कि कौन कौन सी बातें हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम बात करते हैं कि इनके जो 7 जो स्तंभ लेख हैं और भी जो इनकी मुख्य बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या स्तंभ लेख। अभी हमने पढ़ा था इसके जस्ट पूर्व ही अभिलेखों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि कुल 14 अभिलेख है। अब देखो इसमें अभिलेख स्तंभ लेख है, इसमें देखो क्या है कि पर्याग स्तंभ लेख। जो पहला स्तंभ लेख है पर्याग स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी में पड़ता है और इसका जो निर्माण करवाया था अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। यह जो है कौशाम्बी में पड़ता है और जो निर्माण है अकबर ने करवाया था, ठीक है। इसका जो निर्माण है अकबर ने करवाया था। दिल्ली टापरा जो लेख है यह जो लेख क्या है कि इस लेख को टापरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा है, इस टोपरा से यानी कि टोपरा से दिल्ली लाया गया था और इसका जो यानी कि निर्माण है ये किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा का जो लेख है इसको किसने बनवाया था? तो शिलालेख शाह तुगलक ने। देखो दिल्ली मेरठ का जो लेख है यह भी मेरठ से दिल्ली लाया गया था और यह भी किसने लाया गया था? तो यह भी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ही लेके आए थे। देखो रामपुरवा जो लेख है इस रामपुरवा लेख के बारे में बात करता हूं तो यह चंपारण बिहार में है। कहां पर है? चंपारण बिहार में है। और इसके बारे में बात करते हैं तो
इसका जो खोजा गया जो श्रेय है, यानी खोजा किसने था, तो कार्ल लाइग नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने इसको खोजा था। जो लोरिया अभिलेख है, लोरिया आर्यराज जो लेख है, यह जो कहां में पड़ता है, तो यह पड़ता है चंपारण में, जो कि कहां है, बिहार। ठीक है। एक है लोरिया नंदगढ़, एक लोरिया नंदगढ़ है और एक है लोरिया आर्यराज जो कि चंपारण बिहार में ही है, और लोरिया नंदगढ़ है, यह भी कहां पर है, यह भी चंपारण बिहार में ही पड़ता है, चंपारण बिहार में ही पड़ता है। देखो, एक जो कौशाम्बी जो अभिलेख जो था, जो कि पिछले मुझे अभिलेख में बताना चाहिए था लेकिन वो गलती से छूट गया, तो कौशाम्बी जो अभिलेख है, इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है। जो उपदा प्रेषण है, उपदा प्रेषण क्या होता है कि जब एक राजा अपने जो मंत्री परिषद है, जो सेना नायक है, इन सभी के नियुक्ति करने से पूर्व उनकी जांच और उनका प्रेषण किया जाता था, उसी को कहते हैं हम उपदा प्रेषण, यानी कि मंत्री व आदि रक्षा कर्मियों की नियुक्ति हेतु जांच। ठीक है। 12, 16 या फिर 20, 12, 16, 20 यह है कि इनके जो मंत्री परिषदों की जो संख्या हमें देखने को मिलती है, वह मिलती है 12, 16 और 20 मंत्री परिषदों की संख्या जो मिलती है 12, 16 और 20। ठीक है। देखो, कुमार और आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, ये क्या है, आप भी एक बार देख के बताओ। कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, ये क्या है, जो सुशासक है। कौन है, सुशासक है। ठीक है। देखो, ग्राम है, जो ग्राम के बारे में बात करते हैं तो ग्राम यह सबसे छोटी जो यानी कि इकाई होती थी, सबसे छोटी भूमि इकाई। और जो ग्रामिक होता था, जो कि गांव का एक अधिकारी होता था, तो सबसे छोटा अधिकारी कौन था, ग्रामिक। एग्रोनोमाई क्या था, यह सड़क जो निर्माण है, सड़कों के जो निर्माण का कार्य करता था, कौन करता था, तो एग्रोनोमाई, यानी कि सड़क निर्माण का कार्य करता था। देखो, नायक जिसे बोलते हैं, तो नायक यानी कि जब एक राजा है, उसके किसी अन्य राजा के साथ जब युद्ध चल रहा होता है, तो उसमें जो सेना का नेतृत्व करता है, उसे हम नायक बोलते हैं। तो यानी कि युद्ध स्थल में सेना का नेतृत्व करने वाला, युद्ध स्थल में सेना का नेतृत्व करने वाला कौन होता था, नायक होता था। जो मौर्य वंश है, जो चला था, जो यह चला था 137 ईसा पूर्व में, यानी कि मौर्य वंश का समय जो रहा था 137 वर्ष का रहा था, यानी कि 300 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। तो यानी कि कुल हो गई 137 ईसा वर्ष हो गई। वृद्धर्थ जो यानी कि थे,
इस मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वृद्धरथ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से जो यानी कि हमारा ये जो सम्राट अशोक है यह पूरा हुआ, यानी कि मौर्य वंश ही पूरा हमारा पूरा हो गया। मौर्य वंश को हमने 2 पार्टों में पढ़ाया था। पहला जो पार्ट है उसके अंदर सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जीवन परिचय और जो मगध के ऊपर जो पहले पूर्व जो शासन रहा था उसके बारे में बात कही गई है, और बिंदुसार के बारे में बताया गया है, जो कि एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। जिस भी भाई और बहनों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे आपको समझ में आने वाली है। और ये जो आज हमारा जो स्लाइड है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसमें हमने अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक के बारे में हमने पूरी चीजें यहाँ पे जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और वीडियो को शेयर कर देना, और आपका जो ये छोटा भाई है इसको अपना प्यार जरूर दे। मुझे सपोर्ट आप लोग करेंगे और आप लोग के ही बदौलत से मैं यहाँ पे और भी ज्यादा यानी कि डेवलप इस पढ़ाई के अंदर करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छा सा अच्छा यहाँ पे कंटेंट देने की कोशिश करूँ और आप लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।